स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं जीके का एक चैप्टर एनआरआई। एनआरआई क्या होता है, एनआरआई कौन होते हैं, एनआरआई कितने तरह के होते हैं, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, आदि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हम इस ब्लॉग में, इस वीडियो में जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि भारत से प्रत्येक वर्ष लाखों व्यक्ति विदेश में जाकर बस जाते हैं। वो चाहे वो नौकरी के लिए जाते हो, चाहे वो बिजनेस के लिए जाते हो, कोई व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए जाता है, कोई व्यक्ति मेडिकल के लिए जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जितने भी व्यक्ति विदेश में जाते हैं उन जाने वाले व्यक्तियों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वहां पर ही परमानेंट बस जाते हैं। जब वो यहां से जाते हैं और वहां पे रहने लगते हैं तो वहां के समाज को वो देख लेते हैं, वहां के लोगों के विचारों को वो परख लेते हैं, और जब उनको वहां का एनवायरनमेंट, वहां का जो वातावरण है उनको पसंद आ जाते हैं तो वहां पे वो अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। अब जब वो अपना घर बनाकर रहने लग जाते हैं तो उन लोगों को वहां की नागरिकता की जरूरत पड़ती है, और जब उन लोगों को वहां की नागरिकता की जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता त्यागनी पड़ती है, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1900, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में गवर्नमेंट ने जो एक्ट लाया था, इस एक्ट के अनुसार कोई भी, किसी भी व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होती है, चाहे वो भारतीय नागरिकता हो, चाहे वो किसी अन्य देश की नागरिकता हो। इसलिए अगर उन लोगों को वहां की नागरिकता की जरूरत पड़ती है तो उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता त्यागनी पड़ती है। अब व्यक्ति विदेश जाता है तो उन्हें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है वीजा और दूसरा होता है पासपोर्ट। वीजा आपको उन देशों में जाने के लिए आपके पास एक परमिशन लेटर होता है। किसी भी देश में जाते हो, सपोज कनाडा में जाते हो, अमेरिका में जाते हो, तो वहां पे जब आप लोग जाओगे तो आपको एक परमिशन लेटर की जरूरत पड़ती है, यानी उसको हम वीजा बोलते हैं। उस वीजा को प्राप्त करने के बाद आपके पास उस देश में जाने का एक परमिशन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड वीजा। और दूसरा होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है वो आपकी राष्ट्रीयता को दर्शाता है कि आप किस देश के निवासी हैं, किस देश के नागरिक हैं। तो ये दो चीजों की जरूरत आपको किसी भी देश में जाने के लिए पड़ती है। अब बात आती है कि विदेश में जितने भी भारतीय जाते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है एनआरआई, सेकंड है पीआईओ और थर्ड है ओसीआई। अब बात करते हैं एनआरआई की। एनआरआई, इसका फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन। जिसको हम हिंदी में अप्रवासी या अनिवासी भारतीय भी बोलते हैं। भारतीय, जैसा कि इसके अर्थ में नियत है, अनिवासी या अप्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन। इंडियन है लेकिन वो रेजिडेंट नहीं करते इंडिया में, वो रहते नहीं है इंडिया में। कुछ लोग क्या होता है कि एजुकेशन के लिए या बिजनेस करने के लिए विदेश में चले जाते हैं। उन लोगों के पास भारतीय नागरिकता होती है, एनआरआई के पास, वो वहां रहते हैं, लेकिन वो रहते विदेश में, जाता है इंडिया में कम रहते हैं। नागरिकता की उनके पास भारतीय होती है। भारत सरकार ने एक फेमा एक्ट लेके आई थी, फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा था, इस एक्ट के अनुसार
उन लोगों को एनआरआई कहा जाता है जो एक वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहते हैं, यानी 182 दिन से कम भारत में रहेंगे या 182 दिन से ज्यादा अदर कंट्री में रहेंगे, उन लोगों को हम एनआरआई कहा जाता है। इन एनआरआई लोगों को वही सुविधा मिलती है जो किसी भारतीय नागरिक को मिलती है, क्योंकि इनके पास भारतीय नागरिकता होती है, ये रहते विदेश में है या भारत से ज्यादा विदेश में अपना समय बिताते हैं, भारत में कम रहते हैं विदेश में ज्यादा रहते हैं, इनके पास नागरिकता भी भारतीय होती है, इसलिए इन लोगों के पास वही सुविधा मिलती है जो किसी भारतीय नागरिक को मिलती है। पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के लोग। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी ऐसे लोगों का जो ओरिजिन हुआ है वो भारत से हुआ है। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनमें से उनका या उनके दादा दादी का या उनके माता पिता का किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो। मान लो किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और वो विदेश में जाके रहने लग गया और वहां पे उनके बच्चे हो जाते हैं, पोते हो जाते हैं, तो उन लोगों को पीआईओ बोला जाता है, क्योंकि उनके पिता का या माता का संबंध भारत से रहा है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे व्यक्ति को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है, क्योंकि इन देशों के पास, इन ऐसे लोगों के पास विदेश की नागरिकता होती है। विदेश की नागरिकता होगी क्योंकि उनके माता या पिता विदेश में गए हुए हैं, तो उन लोगों का जो जन्म हुआ होगा वो विदेश में ही हुआ होगा और उन लोगों के पास जो नागरिकता होती है स्वाभाविक है वो विदेशी नागरिकता होती है। तो ऐसे लोगों को हम पीआईओ बोला जाता है। अब भारत सरकार अगर चाहती है ऐसे लोगों को कुछ लाभ देना चाहती है तो वो दे सकती है। जैसे 2002 में एक पीआईओ कार्ड जारी किया गया था। इस कार्ड के थ्रू उन लोगों को कुछ लाभ देने की घोषणा की गई थी, भी उनको वीजा की जरूरत नहीं है, वो भारत में 6 महीने तक आ सकते हैं। लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर उनको भारत में रहना है तो उन्हें लोकल पुलिस थाने में जाकर अपनी जो लोकेशन बतानी पड़ती है कि हम इस एरिया में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है ओसीआई। ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भी वही लोग होते हैं जिनके माता पिता में से किसी एक का या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ऐसे लोग भारत में आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उनके बच्चे जो हैं यहां पे पढ़ सकते हैं। ये भी पीआईओ की तरह काम करता है। लेकिन क्या हुआ, पीआईओ को गवर्नमेंट ने 2015 में बंद कर दिया गया था और इसको ओसीआई में मर्ज कर दिया गया। ओसीआई में पीआईओ को बंद करके और ओसीआई में मर्ज कर दिया था। इनको प्रवासी भारतीय नागरिक बोला जाता है। इनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है। पीआईओ कार्ड जारी किया जाता था लेकिन 2015 में पीआईओ कार्ड को बंद करके और ओसीआई कार्ड में मर्ज कर दिया गया। अब सभी विदेशियों को केवल एक ही कार्ड दिया जाता है, ओसीआई कार्ड। यह कार्ड 2006 से दिया जाने लग रहा है। इस कार्ड के तहत विदेशियों को कुछ छूट दी गई है। वो बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के भारत आ जा सकते हैं और जो उन्हें 6 महीने के अंदर अपनी लोकेशन बतानी पड़ती थी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर, वो भी अनिवार्यता उनके लिए खत्म कर दी गई थी। तो ये हमारी 3 कैटेगरी थी, एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई। अब हम जानेंगे कि
इन एनआरआई का भारतीय इकोनॉमी में क्या योगदान है? एनआरआई, जहां तक मेरा मानना है कि एनआरआई भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कैसे? मान लो कोई पर्सन विदेश में चला गया और उसके रिलेटिव इंडिया में रहते हैं, उनके परिवार इंडिया में रहता है, तो वो वहां से अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है। जो पैसे कमाता है विदेश में, वो वहां से अपने परिवार के लिए इंडिया में मनी भेजेगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो अपने परिवार के लिए वो जो पैसे भेजेगा, उसका परिवार का जो आर्थिक स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, उसकी परिवार की वित्तीय स्थिति हाई होगी। और वित्तीय स्थिति हाई होने के साथ साथ, क्योंकि वो मान लो कनाडा में रह रहा है, कनाडा में यहां से पैसे भेजेगा तो वो उसी मुद्रा में आएंगे जो जहां पे जिस देश में वो रह रहे हैं। तो इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा तो भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोग जो हैं वो भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वही लोग होते हैं, मान लो देश की टॉप यूनिवर्सिटी, आईआईएम, एनआईटी आदि में एडमिशन हो जाता है उनको, और फिर ऐसे लोगों को जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आके सिलेक्ट करके अपने वहां पे ले जाती हैं। और जब वो यहां से विदेश में जाते हैं तो वो हाई पैकेज पे जाते हैं, अच्छी सैलरी पे जाते हैं। और जब वो अच्छी सैलरी पे जाएंगे तो उनके परिवार की इकोनॉमी की ग्रो होगी, और परिवार की ग्रो होगी तो इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेंगे। अब बात आती है इनका स्टेटस, एनआरआई का स्टेटस। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग जो है, वो एनआरआई के लिए एक स्टेटस जारी करती है कि भाई फलाना व्यक्ति कहां पे रह रहा है, किस उद्देश्य से रह रहा है, उसका रहने का जो टाइम पीरियड है वो परमानेंट है या कुछ समय के लिए वो वहां पे रह रहा है। इन्हीं के आधार पर जो आयकर विभाग जो है वो उनका उद्देश्य या स्टेटस जारी करती है, और उन्हीं से इन टैक्स वगैरह में छूट मिलती है। उनको कई तरह की वो फॉर्मेलिटीज जो है वो आयकर विभाग जारी करता है। बात आती है टैक्स की, कि एनआरआई के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दे रखी है। क्यों? क्योंकि एनआरआई के लिए टैक्स में छूट इसलिए दे रखी है, अगर वो विदेश में रह रहे हैं और भारत में भी रह रहे हैं, तो भारत में भी उनका बिजनेस चल रहा है, विदेश में भी, फॉरेन में भी उनका बिजनेस चल रहा है। तो अगर फॉरेन से जो पैसा कमाते हैं उनको फॉरेन कंट्रीज में ही टैक्स देना पड़ता है, और बाकी पैसे अगर वो यहां पे इंडिया में भेजते हैं तो उनके पैसे पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो जो एनआरआई जो होते हैं, उनके जो पैसे जो भारत में आते हैं उन पर भारत सरकार द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन जो पैसा वो यहां से इंडिया में कमा रहे हैं एनआरआई, उनको इंडिया में अकॉर्डिंग टू रूल उनको टैक्स पे करना पड़ता है। अब आती है कि एनआरआई को प्रॉक्सी वोट की भी सुविधा मिल चुकी है। गवर्नमेंट ने प्रॉक्सी वोट का उनको एक प्रावधान किया है कि भी एनआरआई भी भारतीय चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रॉक्सी नॉमिनेट अपॉइंट कर सकते हैं वो पोलिंग बूथ के ऊपर। लेकिन यह जो प्रक्रिया है प्रॉक्सी अपॉइंट करने की, यह सारी की सारी प्रक्रिया उनको चुनाव से पहले पूरी करवानी पड़ती है ताकि वो प्रॉक्सी वोट डालने में उनको कोई प्रॉब्लम है। एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ में अंतर क्या होता है? क्योंकि एनआरआई भारतीय नागरिक होते हैं और जो पीआईओ और ओसीआई होती है वो विदेशी नागरिक होते हैं। एक तो अंतर ये है। दूसरा, एनआरआई भारतीय चुनाव में वोट डाल सकता है, लेकिन पीआईओ और ओसीआई वोट नहीं डाल सकता। तीसरा, एनआरआई चुनाव लड़ भी सकता है, जबकि पीआईओ और ओसीआई चुनाव नहीं लड़ सकते भारत में आके। नेक्स्ट है, एनआरआई जो है वो भारत में सरकारी या संवैधानिक पद पर अपॉइंट हो सकता है, जबकि पीआईओ और ओसीआई ऐसा नहीं कर सकते। और एक अंतर और है, एनआरआई जो है वो भारत में आके एग्रीकल्चर लैंड, खेती योग्य भूमि खरीद सकता है, जबकि पीआईओ और ओसीआई ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कुछ अंतर थे जो एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई को अलग करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये टॉपिक आज समझ में आया होगा,
और अगर आपको हमारा ये टॉपिक और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।